एमएसएमई के लिए नए मौके बन रहे हैं और युवाओं के लिए अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, हमारे छोटे छोटे शहरों में छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने के साथ ही सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि उनके पास पर्याप्त पैसे रहे। कोरोना काल में एमएसएमई को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सहायता सरकार ने दी है। छोटे उद्योग भी अपना विस्तार कर सके, इसके लिए हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब छोटे उद्योगों को यह डर नहीं सताता कि जैसे ही वो आगे बढ़े सरकारी मदद छीन जाएगी। अब सरकार छोटे उद्योग के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हुए हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मुद्रा योजना में पिछले 10 साल में देश के सामान्य लोग जो पहली बार उद्योग के क्षेत्र में आ रहे, कारोबार के क्षेत्र में आ रहे थे, उनको बिना गारंटी 33 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। इस योजना के 50% से भी ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार के ही साथी हैं। कोशिश यही है कि छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के बड़े सपनों को पूरा करें। साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में
500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और A to Z पूरी ABCD और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका A to Z पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है।
कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े। अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, ये सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। यही प्रेरणा आज भी विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमें केरल के शंकरन नायर जी के योगदान के बारे में जरूर जानना चाहिए और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां के एक एक बच्चे को जानना चाहिए। साथियों, गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों स्तंभों को सशक्त करने के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर काम कर रही है। हम सभी के प्रयासों से हरियाणा जरूर विकसित होगा। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हरियाणा फलेगा, फूलेगा, देश का नाम रोशन करेगा। आप सभी को इन अनेक विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, आइए एक बार पुनः ताली के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, वंदन अभिनंदन करें। आज से 10 साल पहले 20 अप्रैल 2015 को दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के शिलान्यास के दौरान आपने कहा था मान्यवर कि अगर बाबा साहब न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। पिछले 11 सालों में परम श्रद्धेय डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श